जाति। जाति सुनते ही दिमाग में यह आता है कि जाति है कि जाति नहीं। एक बार जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो गया सारी जिंदगी उसी में रहता है। उसका सामाजिक स्थान, उसकी संपत्ति, उसका विवाह, उसका परिवार, बच्चों की शादियां, ये सब उसी जाति में संपन्न होती है। एक जैसी परंपराएं, खान पान, लेन देन की व्यवहार उसी जाति में संपन्न होते हैं। इंसान कहीं भी चला जाए जाति उससे छूटती ही नहीं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम लोग जातिगत जनगणना के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं हूं विवेक पटेल, साकार एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और जातिगत जनगणना पे जो आजकल बवाल हो रहा है उसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों, जाति जो है ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है और जाति के आधार पर ही हम लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। अंग्रेजों ने अपनी जनगणना की व्यवस्था में जातिगत जनगणना का खास ख्याल रखा था और वो अक्सर ही एक जाति को दूसरे जाति से श्रेष्ठ बता देते थे और दोनों जातियां आपस में लड़ने लगती थी। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत में जातिगत जनगणनाएं करवाई और जातियों को आपस में झगड़ा करवा के श्रेष्ठता की लड़ाई उनमें पैदा करवा के अपने शासन को बनाए रखा। 1931 में ब्रिटिश भारत की आखिरी जनगणना हुई थी, जो कि भारत की अंतिम जातिगत जनगणना भी थी। इसके बाद भारत ने आजादी हासिल की। आजाद भारत में हमने अपने संविधान में समानता को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। और यह समानता का अधिकार जो है इसने जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया, छुआछूत पे प्रतिबंध लगाया और हमने अस्पृश्यता के अंत के लिए कानूनी प्रावधान किए ताकि जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हो सके। हमने ये सोचा था कि देश का हम नियोजित विकास करेंगे, योजनाबद्ध ढंग से विकास करेंगे, इससे रोजगार के पर्याप्त अवसर निकलेंगे, सभी लोगों का आर्थिक विकास होगा और जातिगत पहचान जो कि पुरानी परंपराओं पर आधारित है वो खत्म हो जाएगी। ब्रिटिश लोगों के समय जातियों को में फूट डालने का सिस्टम जो है ये दृष्टिकोण आधुनिक भारत की सरकार ने तब नहीं अपनाया था। फिर एक नई बात उभर करके आई कि भारत में जाति के आधार पर छुआछूत का व्यवहार होता है, तो जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, उनको अपने पिछड़ेपन से निकाल के बाहर लाने के लिए विशेष सहारे की जरूरत है। हमारी अनुसूचित जनजातियां जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, दूसरे तरीकों से जीते हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की जरूरत है। और यहां से विचार आया आरक्षण का कि सरकारी सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे भेदभाव के शिकार समूह हैं, ठीक है, जिनको हमारे संविधान में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग कहा गया है, ठीक है, हमारा संविधान क्या कहता है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, इसमें आते हैं आपके अनुसूचित जातियां, एससी, अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले माना गया कि छुआछूत के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां रही हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहे हैं। तो यह तय किया गया कि राष्ट्रपति जो है वो अधिसूचना के द्वारा इनकी घोषणा करेंगे और ये जातियों को जो है सरकारी सेवाओं में और आपका शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देकर के इनकी स्थिति को हम बेहतर बनाएंगे। इनका भेदभाव का जो दाग इनके ऊपर लगा है उसको समाप्त करेंगे और इसके साथ हमारे यहाँ समानता का अधिकार को हम लोग लाएंगे। और ये बहुत टेम्परेरी व्यवस्था थी कि जो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं संविधान में जिनको कहा गया, इनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को आरक्षण के द्वारा हम दूर कर पाएंगे। पर आरक्षण ने क्या किया? अनुसूचित जाति जनजातियों में जो लोग पढ़े लिखे लोग थे या जो लोग सामान्य रूप से इन लाभों को समझ पा रहे थे या जिनके परिवार में कोई आरक्षण से जॉब पा गया था, वैसे लोग जो है उभर करके सामने आने लगे और लंबे समय में उन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया। अब आरक्षण को लेकर के, इसके लाभों को लेकर के लालच हमारे समाज में पैदा हो गया। पहले जो जातियां इस बात के लिए लड़ रही थी कि हम में से बेहतर कौन है, अब वो ये देखने लगी कि अगर पिछड़े होने में आरक्षण मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, लाभ मिलता है, उच्च शिक्षा मिलती है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश मिलता है, तो क्यों ना हम भी पिछड़े बन जाएं। और तब सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का एक नया समूह उदय हुआ जिसको ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया, ठीक है। काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई जिन्होंने पिछड़े वर्गों के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दिए। फिर मंडल आयोग की स्थापना हुई जनता सरकार के समय। मंडल आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस में यह कहा कि भाई भारत की आधी से अधिक जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है, जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन जिनके साथ छुआछूत वाला व्यवहार नहीं होता रहा है।
ठीक है, या होता रहा है हमें पता नहीं है। तो भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो इनको भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। 90 के दशक में राजनीतिक संकट से जूझ रही वीपी सिंह सरकार ने यह तय किया कि अगर हम अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दे दें तो चूंकि ये भारत की जनसंख्या में आधे से भी अधिक है, इनका सपोर्ट हमको मिल जाएगा, नतीजा हम अगला चुनाव जीत जाएंगे। राजनीतिक फायदा, तो राजनीतिक फायदे के लिए वीपी सिंह सरकार ने जो है एक विवादास्पद निर्णय में ओबीसी को भी आरक्षण देने का सोच लिया, और इसी से जो है आपका मंडल विवाद का जन्म हुआ। तो अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की परिकल्पना। सरकारी नौकरियों में इतने आरक्षण की परिकल्पना जो है ये वीपी सिंह सरकार के समय सामने आई। नरसिम्हा राव सरकार ने कानून बना करके इस आरक्षण को एस्टेब्लिश कर दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। नरसिम्हा राव सरकार ने इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% एक्स्ट्रा आरक्षण भी दिया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में, जिसको हम लोग मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आप आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन को आरक्षण का आधार नहीं माना गया और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को कैंसिल कर दिया गया। फिर यह भी कहा गया कि ये 50% जो है ये आरक्षण का लिमिट है, ऑलमोस्ट 50%, 49.5% तक जा रहा है ये, तो 50% से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते। इससे अधिक आरक्षण देना जो है ये आपका मेरिट यानी कि उत्तमता के विरुद्ध जाएगा। कॉमन सेंस है। यस, 50% से ज्यादा आरक्षण इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मेरिट के दम पे या अपनी प्रतिभा के दम पे आगे आना चाहते हैं, उनके लिए भी तो जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना आरक्षण होने के बाद देश में बहुत विवाद हुआ, बवाल हुआ, और सबने ये मान लिया कि जो लोग अनारक्षित वर्ग से आ रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। यहां पे न्याय अन्याय की बात नहीं है, ये सरकार की पॉलिसी है जो हम लोग सुन रहे हैं। तमिलनाडु ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या है 50% से ज्यादा आरक्षण का सीलिंग लिमिट क्रॉस करेंगे, और उन्होंने एक कानून के माध्यम से 69% आरक्षण को जो है स्थापित कर दिया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में रद्द कर दिया। ठीक है, अभी तो सिर्फ पदों में आरक्षण की बात चल रही थी। 2005 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया। अभी तक ये सिर्फ सरकारी नौकरियों में था और अनुसूचित जाति जनजातियों को शिक्षा और नौकरी दोनों में था, लेकिन संविधान में संशोधन करके ओबीसी को 27% उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण मिल गया। संविधान में आपका अलग से अनुच्छेद 15(5) की जो है स्थापना की गई, और इस आरक्षण ने एक भयानक विवाद को जन्म दिया। ठीक है, आरक्षण विरोधी आंदोलन पूरे देश में चला, और स्पेशली जो है जो अनारक्षित वर्ग के छात्र थे उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के उनके सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मेरिट के खिलाफ ये जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हुआ है, इसलिए इसको रद्द नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए 2011 में ओबीसी के इस 27% आरक्षण के अंदर, ओबीसी के 27% के आरक्षण के अंदर धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, विशेष रूप से मुस्लिम, इन अल्पसंख्यकों को 4.5% विशेष आरक्षण दिया गया। तो ओबीसी के 27% के अंदर अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के कुछ समूहों को ओबीसी माना गया, और इनको जो है 4.5% विशेष आरक्षण दिया गया। अब यह कम्युनल बेसिस पे भी होता जा रहा है। इसी बीच में राजस्थान के गुर्जर समुदाय ने स्वयं को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संघर्ष किया और राज्य के अंदर विशेष आरक्षण हासिल किया। ठीक है, कि ओबीसी के 27% कोटे के अंदर उनको और विशेष आरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात 2014-15 के आसपास गुजरात में पाटीदार समूहों ने आंदोलन किया, और इन्होंने भी स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित करने की मांग की, क्योंकि पाटीदार अनारक्षित वर्ग में आते थे और उच्च शिक्षा के उनके जो अवसर हैं वो सीमित हो रहे थे, इसीलिए पाटीदारों ने कहा कि हम भी ओबीसी बनेंगे।
इसके बाद महाराष्ट्र में मराठा समूह ने आंदोलन किया और इन्होंने जो है स्वयं को ओबीसी में शामिल कराने की मांग की और ओबीसी के अंदर भी मराठा समूहों के लिए विशेष आरक्षण की मांग की। दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी में कुछ खास समुदायों के लिए ओबीसी के अंदर आरक्षण के अंदर आरक्षण का जो है व्यवस्था है। तो इस तरह से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी ये विचार रखा कि ओबीसी के अंदर हम लोग जो है ईबीसी का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, यानी ओबीसी में जितना आरक्षण है उसका कुछ प्रतिशत आरक्षण कुछ अति पिछड़ी जातियों को दिया जाएगा। बिहार इससे भी आगे चला गया, उन्होंने कहा एमबीसी। तो ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत हमारा ओबीसी कैटेगरी तो रहेगा ही, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी जातियों में से कुछ और जातियां जो और ज्यादा पिछड़ी मानी गई उनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहा गया, अति पिछड़ा वर्ग, और इनके लिए ओबीसी कोटे के अंदर ही जो है विशेष आरक्षण दिया गया। इसके अलावा बिहार ने क्या कहा कि ओबीसी कोटे के अंदर ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग तो है ही, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी होता है और इनको और ज्यादा विशेष आरक्षण देने की जरूरत है। यानी अब आरक्षण का भी जो है छिलका उतारा जा रहा है, उसके अंदर और आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ओबीसी में क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी ओबीसी में जो लोग अमीर हैं, जिनकी वार्षिक आय जो है 8.5 लाख से ज्यादा है, उनको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। 8 लाख तो अभी हुआ है, ठीक है, उस समय कम था। तो जिनकी आय ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा, क्रीमी लेयर लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, जबकि एससी एसटी में ऐसा कुछ नहीं। अभी क्या है कि ओबीसी के अंदर आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई और ये झगड़ा जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों में फैल गया है। अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में जो भी पहले से समृद्ध समूह हैं, पहले से समृद्ध जातियां हैं, वो लोग बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एक ही परिवार से 4 लोग 5 लोग नौकरी हासिल कर ले रहे हैं, एक ही साथ कई जनरेशन के लोग नौकरी हासिल कर रहे हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जबकि जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं वो चूक जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। राजस्थान में एक जाति है जिसका नाम है मीणा। मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, एसटी, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया है। नतीजा भारत में चाहे केंद्रीय सेवाएं हों चाहे राज्य की सेवाएं हों, ठीक है, इसके अलावा अन्य जो सेवाएं हों, उनमें अनुसूचित जनजातियों में मीणा जाति के लोग भारी संख्या में हैं। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहां की जो जनजातियां हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको मीणा छात्र मिल जाएंगे अनुसूचित जनजाति के सीटों में, जबकि दक्षिण भारतीय जो जनजातियां हैं या नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं, उनके सदस्य बहुत कम मिलेंगे। तो एक आरक्षण वर्ग के अंदर ही जो लोग आरक्षण का एक बार लाभ ले चुके हैं, उनके द्वारा, उनके वंशजों के द्वारा लगातार आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी में ऐसे समूह पैदा हो गए जो आरक्षण की वजह से उन्हीं जनजातियों जनजातियों के बीच में आगे निकल गए हैं और बाकी लोग पीछे छूट गए। तो आरक्षित वर्गों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आरक्षण का लाभ जो है, जो पहले उठा चुके हैं उन्हीं को बार बार मिल रहा है, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को बार बार मिल रहा है, जो संसाधन संपन्न और शहरी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन जिन ग्रामीण, जिन पिछड़े क्षेत्रों के जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोग थे, उनको नहीं मिल रहा है। और इसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने जो है इस तरह के एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का विचार जो है प्रस्तुत किया है। तो आरक्षण को लेकर के जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके बाद से ये जो है मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया। 2019 में सरकार ने और एक जबरदस्त कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी मंडल कमीशन ने जो 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का विचार रखा था, उसको भी इन्होंने खिड़की के बाहर उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा हम देंगे 50% से ज्यादा आरक्षण। केंद्र सरकार ने कहा कि नौकरियों में और उच्च शिक्षा में 10% स्थान जो है वो सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए रहेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रहेगा। यानी एससी एसटी ओबीसी से अलग अन्य जो समूह हैं, उसमें जो गरीब हैं, जनरल कैटेगरी के जो गरीब हैं, उनके लिए 10% आरक्षण। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह भी नहीं पाया।
और इस तरह से आरक्षण की सीमा ऑलरेडी बढ़ गई, 50 से 60% हो गई, और हम सब देख ही रहे हैं। ठीक है, कुछ राज्य तो बहुत ही आगे बढ़ गए। ठीक है, उन्होंने विशेष जातियों के लिए आरक्षण कर दिया और आरक्षण की सीमा को पार कर गए। आज की डेट में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट और लक्षद्वीप जैसे राज्य जो हैं वो छोटे हैं और यहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो लोग 80% से 100% तक आरक्षण देने की स्थिति में है। लेकिन छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्य बड़े हैं, पर्याप्त जनसंख्या रखते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 69% आरक्षण दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की हम लोग अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका अनुसूचित जातियों के लिए 13%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 32%, ओबीसी के लिए 14% और आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10%, ऐसे 69% आरक्षण दिया गया है फॉर एससीज एसटीज। अब चूंकि जनजाति बहुल राज्य है इसलिए अनुसूचित जनजातियों को ज़्यादा स्थान है। आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, यद्यपि अति पिछड़ा वर्ग वाला जो आरक्षण है वो यूपी और बिहार में ही दिया जा रहा है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो कुल मिला के आरक्षण जो है वो बन गया है एक तमाशा। हर सरकार आरक्षण के नाम पर जातियों को लालच दे करके और अपना वोट बैंक सॉलिड करना चाह रही है। आरक्षण को लेकर के जातियों के बीच आपस में झगड़े हो रहे हैं। एक कैटेगरी की जातियां आपस में लड़ रही हैं कि जो आरक्षण का पहले लाभ ले चुके हैं उन्हीं को बार बार मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इसने हमारे लोकतंत्र को जातिगत संग्राम के गढ़ में बदल दिया है और राजनीतिक दलों को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वो एक जातियों को दूसरी जाति से लड़ा करके अपना राजनीतिक बेस मजबूत करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज लोग काम करते थे, फूट डालो और शासन करो। कुल मिलाकर के आरक्षण का ये जो पूरा विचार है ये बहुत विभाजनकारी और बेमानी साबित होता जा रहा है। संवैधानिक दृष्टिकोणों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खिड़की के बाहर फेंका जा रहा है और हमारे देश के सामने बहुत गंभीर चुनौती उभर करके आई है कि कब तक हम लोग सिर्फ अपने जातिगत पहचान के आधार पर जीते रहेंगे, कब तक हम लोग जातिगत जनगणना की बातें कर करके एक दूसरे को सताते रहेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से जातिगत जनगणना की घोषणा की है, हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में सरकार के लिए जातिगत जनगणना कराना जरूरी हो जाएगा। जातिगत जनगणना के अपने फायदे हैं। जातिगत जनगणना से विभिन्न जातियों में के संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का पता चलेगा। इससे यह तय होगा कि कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है, कौन सी जाति के अंदर पिछड़े हुए लोगों की संख्या अधिक है, किन क्षेत्रों में वो पिछड़े हुए लोग रहते हैं। तो क्षेत्र और जाति के आधार पर हम आरक्षण की सटीक पॉलिसी बना सकेंगे। वहीं इसका नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो जातियों की संख्या का पता चलते ही राजनीतिक पार्टियां जो है पूरा वोट बैंक की राजनीति को लेकर के जो ज्यादा संख्या वाली जाति है उसको ज्यादा सुविधाएं दे करके और फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। बहुसंख्यकवाद की राजनीति आ जाएगी, जो ज्यादा संख्या में है उसी की बात सुनेंगे, जो कम संख्या में उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ताकतवर जातियां जो हैं वो और ताकतवर बन जाएंगी और उन्हीं को ज्यादा फायदा मिलने लगेगा। दूसरी तरफ जो है जातिगत पहचान और मजबूत हो जाएगी। हमने सोचा था आजादी के बाद जातियां समाप्त होंगी, देश में एकता स्थापित होगी, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद जातिगत पहचान और मजबूत हो जाएंगी, वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी, लोग उनको लेकर के आपस में लड़ना शुरू करेंगे। हाल ही में मराठा समूहों ने महाराष्ट्र में जो है आंदोलन करके विशेष आरक्षण की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांग मान ली क्योंकि राजनीतिक लाभ उनको लेना था, उनको मराठा समूह की जो है का सहयोग चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2021 के डिसीजन में राज्य सरकार के द्वारा मराठों को स्पेशल जो स्टेटस दिया जा रहा था, स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसको कैंसिल कर दिया। तो हमारे देश की महान संसद ने हमारे संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान के 105वें संशोधन के तहत 2021 में यह स्थापित किया गया कि राज्य सरकारों को किन्हीं भी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध करने का पूरा अधिकार है। यानी महाराष्ट्र सरकार मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकती है जो कि अब तक अनारक्षित थे, और उनको विशेष आरक्षण भी दे सकती है ओबीसी के अंडर में, और इस तरह से किसी एक जाति को फेवर करके चुनाव में उनका फायदा उठाने का काम कर सकती है। लेकिन क्या हमारे देश के लिए सही है? क्या जातिगत जनगणना कराना चाहिए? मेरा ओपिनियन है
कि जातिगत जनगणना कराना या न कराना यह पूरी तरह से सरकार का निर्णय है। और जातिगत जनगणना कराने मात्र से हमारी समस्याएं न तो हल हो जाएंगी और ना ही हमारी स्थिति एकदम पुराने ब्रिटिश काल जैसी हो जाएगी। जातिगत जनगणना कराने से हमें सिर्फ डेटा हासिल होगा। अब ये हमारे इरादे पर निर्भर करता है कि हम उस डाटा का, उस आंकड़े का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम उस आंकड़े का इस आधार पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पिछड़ेपन का पता लगाएं और टारगेट करके पिछड़ेपन को दूर करने के कदम उठाएं। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का विकास, आर्थिक अवसरों का विकास। लेकिन उस डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग वोट बैंक की राजनीति और पिछड़ों में पिछड़ा और उसके द्वारा उससे भी ज्यादा पिछड़ा और सबसे ज्यादा पिछड़ा, ये सब कैटेगरी क्रिएट करके हम लोगों को आपस में लड़ा भी सकते हैं। पहले अंग्रेजों के समय जातियां अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए लड़ती थी, आज जातियां अपने आप को पिछड़ा दिखाने के लिए लड़ रही हैं। तो ये बवाल बढ़ भी सकता है, लेकिन ये हमारे इरादे पर निर्भर करता है। तो जातिगत जनगणना कोई समस्या नहीं है, समस्या है आरक्षण और उससे जुड़े पिछड़ेपन की राजनीति, आरक्षण और उससे जुड़ी विभाजनकारी राजनीति जो जातिगत पहचान पर जुड़ी हुई है। तो इसका अंत क्या है? तो दोस्तों, जिस तरह से, जिस दिशा में यह आरक्षण जा रहा है, जातिगत जनगणना आरक्षण की अंत की शुरुआत है। इस तरह से अगर बवाल होता रहेगा, सीमित सरकारी नौकरियों और सीमित शिक्षा के अवसरों पर झगड़ा चलता रहेगा, तो अंततः आरक्षण बेमानी हो जाएगा और इस हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे संविधान की रक्षा के लिए हमको आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तो जातिगत जनगणना और पिछड़ेपन की होड़ आरक्षण के अंत का सूचक है। आरक्षण का विस्तार आरक्षण को खत्म कर देगा। असली सॉल्यूशन तो यह है दोस्तों कि हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के लोगों को हमारे देश में शिक्षा के अवसरों के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि सबके लिए पर्याप्त सीटें हों, सब लोग मनचाही शिक्षा हासिल करने की कोशिश कर सकें। 100 करोड़ के इस देश में इतनी भी कॉलेज सीटें नहीं हैं जितनी कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो कि हमारे देश से मुश्किल से 1/4 जनसंख्या वाला है। कॉलेजेस की कमी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस की कमी, ये बड़ी समस्या है। आरक्षण दिया जाना उतनी बड़ी बात नहीं है। जब सीटें ही ज्यादा होंगी तो आरक्षण को लेकर के झगड़ा क्यों होगा? क्योंकि सीटें सीमित हैं, इसीलिए तो आरक्षण के नाम पे इतना बवाल है। अगर हम निजी क्षेत्र का विकास करेंगे, स्टार्टअप्स होंगे, जॉब्स होंगे, स्वरोजगार के अवसर होंगे, यहाँ सरकार जो है अपने अधिकारियों, अपने लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज के तौर तरीकों का इस्तेमाल करके उद्योगों का गला नहीं दबाएंगे, डीरेगुलेशन किया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा, तब कहीं जा करके लोग जो हैं अपने काम, अपने रोजगार के माध्यम से या अच्छी जॉब हासिल करके, कॉरपोरेशंस में काम करके अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। सरकारी नौकरियां जो हैं वो लोगों को रोजगार देने का कोई खास साधन नहीं है। करोड़ों की जनसंख्या में कुछ 100 नौकरियां निकलती हैं, कितने लोगों का पेट भरेगा? और उसके लिए कब तक आप आरक्षण मांगते रहेंगे? नौकरियां बढ़नी जरूरी है, आरक्षण नहीं। उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ने जरूरी हैं, आरक्षण नहीं। कौशल विकास और आपका प्रशिक्षण के अवसर बढ़ने जरूरी हैं, आरक्षण नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना जरूरी है, दुनिया से जुड़ना जरूरी है, अपनी समझदारी बढ़ाना जरूरी है, आरक्षण नहीं। क्योंकि यह रास्ता अंत की ओर जाता है। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर के जो बवाल हो रहा है वो बिल्कुल बेमानी है और इसको लेकर के आप बहस ही कर सकते हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। थैंक यू।